नेम इज योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं वाईजे सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएम प्लांट के प्रोसीजर के बारे से, कैसे एक नॉर्मल वाटर को हम लोग डीएम वाटर में कन्वर्ट करते हैं और इसको क्यों किया जाता है, इसमें कौन कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं और क्या क्या इसमें बैक वॉश कैसे किया जाएगा, कैसे उसको लाइन अप किया जाएगा और इसमें कौन कौन से केमिकल डोजिंग की जाती है। तो आज इन सभी के बारे से हम लोग देखेंगे। इसको आज मैं आप लोगों को डिजिटल बोर्ड में समझाऊंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कौन कौन से प्रोसेस हैं, क्या क्या चीज होते हैं उसको। तो ये है हमारा डीएम प्लांट का प्रोसीजर और इसी में ही आज आपको सारी चीज को बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएम वाटर प्लांट प्रोसेस एंड ऑपरेशन के बारे से। डीएम प्लांट प्रोसेस कैसे होता है और उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। इंट्रोडक्शन मीन्स कि हम लोग उस वाटर को क्यों और कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये चीज देखने को मिलेगा। फर्स्ट आता है इंडस्ट्रियल वाटर, दूसरा आता है कॉमन कंटामिनेशन, इसमें कौन कौन से अशुद्धियां मिली होती हैं। तो इंडस्ट्रियल वाटर जो होता है ये होता है फाइनल प्रोडक्ट, या तो हम लोग इसको बोलते हैं इंड प्रोडक्ट। इंड प्रोडक्ट मतलब बॉयलर के लिए क्या होगा, जो वाटर हम लोग यूज करेंगे वो उसका इंड प्रोडक्ट कहलाएगा। और जनरली हम लोग इसको यूज कहाँ पे करेंगे, तो फीड वाटर बॉयलर के लिए जो फीड वाटर हम लोग यूज करते हैं उसके लिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे। कॉमन कंटामिनेशन की अगर बात की जाए तो कंटामिनेशन में हम लोग जनरली क्या चीज को रखते हैं, तो कंटामिनेशन में याद रखना यहां पर आता है आपका कॉमन कंटामिनेशन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, एल्युमिनियम, सिलिका, सिल्ट एंड ऑयल, ये सभी क्या है, कॉमन कंटामिनेशन है जिसको हम लोग को रिमूव करना होता है वाटर से, क्योंकि यही चीज है जो कि हमें क्या करता है, बॉयलर ड्रम को, बॉयलर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को क्या करने की काम करता है, तो ये बर्बाद करता है, इतना याद रखना। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। जनरली जो बॉयलर पे डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं वो कौन कौन से इम्प्योरिटीज है और उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं, इसके बारे से देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है जो कॉमन कंटामिनेशन या इम्प्योरिटीज होती है वो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आता है सॉल्युबल गैसेस। सॉल्युबल गैसेस मींस जो कि पानी में उपस्थित होंगे, तो वो क्या कौन कौन से होंगे, H2S मींस हाइड्रोजन एंड सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड्स होते हैं। और इन तीनों के कारण जो पानी में रिजल्ट आता है वो क्या होता है, इसकी वजह से कोरोजन ऑफ बॉयलर ट्यूब्स, मतलब कि बॉयलर के ट्यूब में कोरोजन होगा और इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरेशन प्रोसेस या डीएरेशन प्रोसेस एंड केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंडेड सॉलिड्स। अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स की अगर बात की जाए तो इसमें आता है आपका सेडिमेंट एंड टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होता है, गंदगी जो कि पारदर्शिता को खत्म कर देता है। अगर आपके पानी पारदर्शिता नहीं रहेगा तो क्या होगा, गेज ग्लास में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सेडिमेंट मतलब कि वाटर में जितनी भी अशुद्धियां जो कि फ्लोटिंग होती हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। इसको हटाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन एंड केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग इसको हटा सकते हैं। इसके द्वारा जो बॉयलर में रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, तो स्लज एंड स्केल कैरी ओवर होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है डिसॉल्व कोलाइडल सॉलिड्स। तो डिसॉल्व कोलाइडल सॉलिड्स के अंतर्गत हमारे पास में तीन चीज हैं, जैसे कि ऑयल एंड ग्रीस डिसॉल्व कोलाइडल सॉलिड्स के अंतर्गत आएंगे। हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम एल्कलिनिटी एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड एंड फेरस और मैग्नीशियम और सिलिका, इन सभी लोग किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं डिसॉल्व कोलाइडल सॉलिड्स के अंतर्गत आते हैं। और इसके द्वारा हम लोग देखेंगे जो बॉयलर के ट्यूब्स में आते हैं वो कौन कौन से होंगे। एक तो फोमिंग होगा या डिपोजिशन होता है, दूसरा स्केलिंग या इनहेबिटेड HT बॉयलर ट्यूब्स बर्न थ्रू हो जाएगा, मतलब कि जलने की कोशिश करता है या जल जाता है। एल्कलिनिटी अगर ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगी, फोमिंग होगी, कैरी ओवर होगा और इम्ब्रिटलमेंट होता है। साथ ही साथ में अगर सल्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी तो हार्ड स्केल बनेगा और कैल्शियम प्रेजेंट होगा। क्लोराइड की वजह से, क्लोराइडिंग की वजह से प्राइमिंग होता है तथा फोमिंग होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। फेरस और मैग्नीज की वजह से ये क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाएगा या रेजिस्टेंस टू HT हो जाता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे रेजिस्ट करेगा।
सिलिका की वजह से स्केलिंग की फॉर्मेशन होती है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो इन सभी को अगर आपको हटाना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, तो कोगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन सबसे पहले किसके लिए होगा, ऑयल और ग्रीस को निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो कोगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन का उपयोग किया जाएगा। हार्डनेस जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होता है उसको हम लोग सॉफ्टेनिंग एंड इंटरनल ट्रीटमेंट के द्वारा हटा सकते हैं। एल्कलाइनिटी और सोडियम नाइट्रोजन को हम सोडियम को किसके द्वारा हटाएंगे, तो आयन एक्सचेंज एंड डी आयोनाइजेशन के थ्रू हम लोग उसको हटाएंगे। सल्फेट को जो है डी आयोनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हटाया जाएगा। क्लोराइड्स को भी हम लोग डी आयोनाइजेशन के थ्रू हटाते हैं। उसके बाद फेरस और मैग्नीशियम को हम लोग अरेशन और फिल्ट्रेशन एंड आयन एक्सचेंज के द्वारा इसको हटाया जाएगा। और सिलिका को जनरली हम लोग डी आयोनाइजेशन प्रोसेस और सोडा लाइमस्टोन प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसको हटाते हैं। क्लियर है? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट मेथड। बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट मेथड जनरली जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है एक्सटर्नल और एक कहलाता है इंटरनल ट्रीटमेंट। तो एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रीटमेंट होता क्या है, चलिए इसको आगे देखते चलते हैं। तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो यहां पर देखिएगा, क्लियरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, आयन एक्सचेंज एंड मेम्ब्रेन सेपरेशन। ये चार प्रकार से होता है। कौन सा, एक्सटर्नल मेथड ऑफ कंडीशनिंग, मींस उसको फाइनेंस करने के लिए। तो क्लियरिफिकेशन मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग एक पानी रहेगा, देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा एक पानी का वो दिखाया गया, तालाब दिखाया गया, जिसमें हम लोग क्लियरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद में आता है फिल्ट्रेशन, इसको एक फिल्टर के थ्रू गुजारा जाता है। फिर आता है आयन एक्सचेंज, जिसमें हम लोग आयंस मींस केमिकल की डोजिंग करते हैं। और उसके बाद आता है मेम्ब्रेन सेपरेशन। मेम्ब्रेन सेपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे छोटे जो भी वायरस पार्टिकल्स मींस जितने भी वायरस होते हैं पानी के अंदर जो हमें दिखाई नहीं देता, उसको हटाने के लिए फिर हम लोग मेम्ब्रेन सेपरेशन का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आयन एक्सचेंज होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आयन एक्सचेंज जनरली जो रेजिन हम लोग यूज करते हैं, ये दो प्रकार के रेजिन्स होते हैं। रेजिन्स मींस एसिडिक और बेसिक, ये दो प्रकार के रेजिन्स होंगे, जिसका रेडिकल्स विथ आयन फिक्स्ड ऑन देम एक्सचेंज, किसको एक्सचेंज करेगा, विथ आयंस प्रेजेंट ऑफ वाटर। वाटर के अंदर जो आयंस प्रेजेंस होंगे उसको ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है। थियोरेटिकली अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये थियोरेटिकली रिमूव 100% ऑफ सॉल्ट्स, मतलब कि पूरे 100% सॉल्ट्स को ये क्या करता है, रिमूव कर देता है। बट डज नॉट रिमूव ऑर्गेनिक, वायरस और बैक्टीरिया। और वायरस और बैक्टीरिया को हम लोग रेजिन के थ्रू को है हटा नहीं सकते। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे और बताऊंगा प्रोसीजर। तो ये जो रेजिन्स होते हैं, ये दो टाइप्स के रेजिन्स पाए जाते हैं। सबसे पहला कहलाता है आपका जेल टाइप, जो कि माइक्रोपोरस होता है, एंड माइक्रोपोरस और लूजली क्रॉस लिंक टाइप, ये दो प्रकार से पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक जेल टाइप और एक माइक्रोपोरस में लूजली क्रॉस लिंक टाइप पाया जाता है। और जो आयन एक्सचेंज प्लांट होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जनरली इसको किसके लिए उपयोग करेंगे, तो सॉफ्टनेस ऑफ वाटर के लिए, रिमूव हैवी मटेरियल्स के लिए, प्रोडक्ट डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर, मींस वाटर को हम लोग डीमिनरलाइज करने के लिए हम लोग जनरली किसका उपयोग करेंगे, तो इस रेजिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आगे चलिए देखते चलते हैं। जनरली ये दो प्रकार के आयंस पाए जाते हैं। फर्स्ट कहलाता है आपका केट आयन और दूसरा कहलाता है एन आयन। इसको आपको याद रखना है, केट आयन और एन आयन के बारे से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केट आयन क्या है, केट आयन इज ए आयन विथ अ पॉजिटिव चार्ज। ये क्या रहते हैं, जनरली ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एंड केट आयन रेजिन इज वन दैट एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव आयंस। ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयंस की एक्सचेंज करता है। अब पॉजिटिव आयंस में कौन कौन से कॉमन कंटामिनेशन होता है, तो कॉमन कंटामिनेशन में याद रखना आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस एंड हाइड्रोजन।
ये सभी क्या होते हैं, कॉमन कंटामिनेशन होते हैं जनरली केटायंस के लिए। एन आयन जो है, एन आयन इज एन आयन विथ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज होंगे। और एन आयन रेजिन्स इज वन दैट एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव आयंस, ये क्या करेगा, केवल नेगेटिव आयंस की एक्सचेंज करता है। अब कॉमन एन आयंस जो इंक्लूड होते हैं, ये क्या होता है, कैल्शियम नेगेटिव में सोडियम, फिर उसके बाद में आता है OH मींस हाइड्रोक्सिल। ये सभी क्या होते हैं, एन आयंस होते हैं जो कि हमेशा नेगेटिव होते हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। अब ये जो डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है, ये जनरली क्या कहलाता है, तो डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस यहां पर देखते हैं, डीमिनरलाइजेशन, इसी को ही हम लोग और क्या बोलते हैं, डी आयोनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। डीमिनरलाइजेशन और डी आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग द आयन एक्सचेंज प्रोसेस। मतलब डीमिनरलाइजेशन या डी आयोनाइजेशन क्या करता है, जनरली वाटर से सॉल्ट को अलग करने का या रिमूव करने का कार्य करता है। दूसरा आता है रेजिन। रेजिन हम लोग किसको बोलते हैं, पहले बताया था, एक आता है केटायन रेजिन और दूसरा आता है एन आयन रेजिन। तो केटायन रेजिन इज ए कंपोज्ड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स दैट कैन एक्सचेंज देयर मोबाइल आयंस फॉर द आयंस ऑफ सिमिलर चार्ज फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ मीडियम। मीन्स ये क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है जो कि पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा बनाया जाता है। और ये क्या करेगा, मोबाइल आयंस मींस जो मूव करते हुए आयंस है उसको चेंज कर देता है, किसमें करेगा, मीडियम मींस इक्वल मिनरलाइजेशन करने का काम करता है। इक्वल मिनरलाइजेशन क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर दो चीज हम लोग ने लिए है, एक कहलाता है सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग Na+Cl- से इसको डिनोट करते हैं। अब यहां पर होता क्या है आयन एक्सचेंज में, इसको थोड़ा सा देखिएगा। Na जो पॉजिटिव आयंस है वो इधर आ जाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं केटायनिक रेजिन, और जो नेगेटिव आयंस होंगे वो आ जाएगा एन आयन रेजिन की तरफ खिंचाएगा। तो केटायन और एन आयन दो जो रेजिन्स हैं ये क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव आयंस को अपनी ओर खींचेगा और नेगेटिव आयंस को ये अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि इसमें एन आयन रेजिन होगा, इसमें केटायन रेजिन होगा। तो इसका Na+ क्या है, केटायन रेजिन्स के थ्रू खिंचाएगा क्योंकि ये प्लस में है, और Cl- जो है एन आयन की तरफ जाएगा। तो इसीलिए यहां पर दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और यहां पर पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं सभी, और यहां पर सभी नेगेटिव आयंस आ जाते हैं। अब यहां पर दो चीज है, जब ये केटायन रेजिन्स इस प्लस आयन को अपनी ओर खींचेगा तो यहां पर क्या करेगा, एक पॉजिटिव आयंस को रिलीज करता है, और ये पॉजिटिव आयंस होता है H+, और यहां से एक नेगेटिव आयन को ये रिलीज करेगा तो यहां से होता है वो H-। अब इन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, OH और H, ये दो चीज मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, H2O मींस पानी बनाता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो H है वो क्या कहलाएगा, केटायन एक्सचेंज रेजिन विल बी रिलीज करता है, क्या रिलीज करेगा, तो हाइड्रोजन पार्टिकल्स को रिलीज करेगा। बट एन आयन एक्सचेंज रेजिन विल बी रिलीज हाइड्रोक्सिल, OH- को क्या करता है, ये रिलीज करता है। तो यही जनरली फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं डीएम प्लांट में। नेक्स्ट आता है आयन एक्सचेंज मटेरियल्स। आयन एक्सचेंज मटेरियल्स में जनरली हम लोग क्या क्या चीज को देखेंगे कि आयन एक्सचेंज मटेरियल आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक, ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। ये सिंथेटिक हो सकता है या तो नेचुरल हो सकते हैं। द नेचुरल आयन एक्सचेंजर्स आर टर्म एज जियोलाइट। जो जियोलाइट होता है ये क्या होता है, नेचुरल आयन एक्सचेंज होते हैं। एंड ग्रीन सैंड एल्युमिनियम सिलिकेट या सल्फोनेट कोल इज सिंथेटिक आयन एक्सचेंज के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सिंथेटिक रेजिन्स जो होते हैं आर पॉलीमर एंड कोपॉलीमर के द्वारा इसको बनाया जाता है, पॉलीमर या कोपॉलीमर के द्वारा इसको बनाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फेनॉल,
एल्डिहाइड्स एंड स्टेरिन एंड वेनाइल, ये सभी क्या होते हैं, जनरली हम लोग इसको नेचुरली या फिर सिंथेटिक हम लोग इसको बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए देखते हैं। आयन एक्सचेंज जो होता है जनरली हम लोग उसको डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं। जो पॉलीमर होता है वो पॉलीमर कैसे दिखाई देगा, देखो यहां पर पॉलीमर रेजिन्स आर मेड इन 3D नेटवर्क बाय द क्रॉस लिंक हाइड्रोकार्बन्स चेन्स, द रिजल्टिंग रेजिन इन insoluble inert and reactive grids lonic function groups are attached to this framework। यहां पर आपको दिखाया गया है कि देखिए यहां पर क्या क्या चीज दिखाया गया है, ये क्रॉस लिंक है, क्रॉस लिंक रहेगा, और ये जो दिखा रहा है ये पॉलीमर्स चेन को शो करता है, रेड वाला पॉलीमर्स चेन को शो करेगा। साथ ही साथ में एक्सचेंजेबल कॉन्ट्रीज जो होता है वो पॉजिटिव आयंस और एक होता है नेगेटिव आयंस, ये दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। जो रेजिन बेस्ड डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है, रेजिन बेस्ड डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, उसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं इसको देख लेते हैं, और लिमिटेशन क्या क्या होते हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो जो रेजिन बेस्ड डीमिनरलाइजेशन होगा उसमें एडवांटेज में देखिए रिडक्शन इन ऑल डिजॉल्व सॉलिड्स, सभी डिजॉल्व सॉलिड्स को क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। enable high cycles of operations suitable for the high pressure boiler can tailor to specific purity of needs, excellent silica rejections and excellent alkalinity of CO2 rejection। तो इन सभी चीज के बारे से हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे क्या क्या होता है ये सभी। तो डिजॉल्व सॉलिड्स को रिमूव कर सकता है ये आसानी से, साथ ही साथ में हाई साइकिल ऑपरेशन को ये ऑपरेट कर सकता है, मतलब ज़्यादा बड़ा बॉयलर है तो पर भी आप उसमें ज़्यादा जल्दी से हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। सूटेबल फॉर हाई प्रेशर बॉयलर, मतलब हाई प्रेशर बॉयलर के लिए सूटेबल होता है। स्पेसिफिक प्योरिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। एक्सलेंट सिलिका रिजेक्शन है, मतलब सिलिका को बहुत अच्छे से रिजेक्ट कर सकता है। और एल्कलिनिटी एंड CO2, जो कि एल्कलिनिटी और कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छी तरीके से ये रिजेक्ट कर सकता है। बट इसका लिमिटेशन की अगर बात की जाए तो लिमिटेशन में कुछ कुछ चीजें हैं उसको देखना है आपको, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कास्टिक रिक्वायर्ड फॉर द रीजनरेशन, इसके लिए बहुत ज्यादा कास्टिक रिक्वायर्ड होता है, एसिडिक रिक्वायर्ड होता है। कास्टिक कॉस्ट हाई एंड वेरिएबल्स होते हैं, मतलब इसकी जो कास्टिक आती है वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। लिमिटेड एन आयन रेजिन्स आर लाइफ, इसकी जो लाइफ होती है एन आयंस की वो बहुत कम होती है। सिलिका एंड सोडियम लीकेज इस पे हो सकते हैं, सिलिका और सोडियम लीकेज होने के चांसेस होते हैं। बट ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TDS, अब ये TDS लेवल के ऊपर ही डिपेंड करता है इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, अभी बहुत लंबा चलना है, यहाँ पे बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, है ना, देखते रहिए वीडियो तभी समझ में आएगा पूरा हर चीज। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं, इसको अभी तो आप लोग के काम के लायक नहीं है, इसको मैंने बनाया हुआ था। चलिए इसमें देखते हैं, हम लोग जो वाटर यूज करते हैं उसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं और क्या क्या हम लोग को नीड होता है इसके बारे से। जो हमारे पास में ड्रिंकिंग वाटर जो पंप हाउस से आता है, वो ड्रिंकिंग वाटर में क्या क्या चीजें होती हैं और उसको हम लोग कैसे प्योरीफाई करते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसमें इनपुट वाटर की जो क्वालिटी होती है, तो DM प्लांट में जो आते हैं उसकी टर्बिडिटी जो होती है वो लगभग 5 NTU। NTU का मतलब होता है नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट के नाम से जाना जाता है। pH जो होता है वो 7.7 से 8.8 होता है। सस्पेंडेड सॉलिड्स की अगर बात की जाए तो प्रति मिलीग्राम जो होता है वो होता है 4 to 6। टोटल हार्डनेस, अगर हार्डनेस की बात की जाए तो 62 होता है। कैल्शियम हार्डनेस की अगर बात की जाए तो 42। उसके बाद मैग्नीशियम हार्डनेस की बात की जाए तो 20। सोडियम की अगर बात की जाए तो 13। एल्यूमिना की बात की जाए तो 0.4।
टोटल केटायंस की अगर बात की जाए तो 75, एल्केलाइनिटी की अगर बात की जाए तो 70, पी एल्केनिटी, ये देखो एम और पी एल्केनिटी दो अलग अलग होते हैं, तो ये होता है 5। उसके बाद में क्लोराइड जो होती है वो 5.4 होती है। सल्फेट जो है यहाँ पर नील होता है जो हमको मिलता है। टोटल एन आयंस जो कि होते हैं 75.4 होता है। रिएक्टिव सिलिका की अगर बात की जाए तो वो होता है 5.1, एंड ऑयल और ग्रीस की अगर बात की जाए तो ये नील होती है। बट कहीं कहीं पर वाटर की क्वालिटी चेंज होती है, तो इसको आपको ध्यान देना है कि आपके प्लांट में कौन कौन से इनमें से चेंजेस हैं वो होगा, उसको आपको ध्यान देना है। अब इसी पानी को हम लोग जो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं इनको हमको क्या करना है, डीएम वाटर में कन्वर्ट करना है। तो डीएम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली फॉर डीमिनरलाइजेशन प्लांट का उपयोग किया जाता है। तो डीमिनरलाइजेशन प्लांट के लिए चलिए आगे देखते हैं इसका प्रोसेस क्या क्या होता है। तो प्रोसेस में सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो वाटर है वो कहां से आ रहा है, आपके स्टोरेज टैंक से आ रहा है ना। तो फीड वाटर के थ्रू जो हम लोग वाटर है इसको हम लोग कहां लिखते हैं, सबसे पहले आता है डीएमएफ। डीएमएफ का फुल फॉर्म होता है डुअल मीडिया फिल्ट्रेशन। उसके बाद में एसीएफ एक्टिव कार्बन फिल्टर पर लाते हैं। उसके बाद में आता है सैक पर, सैक जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड केटायन होता है। उसके बाद आएगा डीगैसर पर, डीगैसर के बाद में हम लोग उसको भेजते हैं एसबीए पर। एसबीए मतलब स्ट्रॉन्ग बेस्ड एनायन होता है। उसके बाद में आता है एमबी टैंक, एमबी मीन्स मिक्स बेड। उसके बाद में पीपीटी, जरूरी नहीं है कि ये सबके प्लांट में हो। उसके बाद आपको याद रखना है यूएफ स्कीड, मतलब कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भेजेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में ये जाता है डीएम टैंक, स्टोरेज टैंक में चला जाता है। तो ये जनरली इसका प्रोसेस होते हैं। चलिए एक एक कर करके देखते जाते हैं कि ये सभी का क्या क्या काम होता है। सबसे पहले डीएमएफ की बात करें तो डीएमएफ का मतलब होता है डुअल मीडिया फिल्ट्रेशन। और डुअल मीडिया फिल्ट्रेशन हैव एंथ्रासाइड एंड सैंड ग्रेवल प्रोबल्स as packing media which will be reduced to turbidity of feed water from 5 NTU to less than 2 NTU। मीन्स ये जो डुअल मीडिया फिल्टर होता है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, 5 NTU से 2 NTU तक हम लोग क्या करते हैं, टर्बिडिटी को कंट्रोल करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसकी रनिंग कंडीशन में क्या क्या होती हैं। ऑपरेशन के दौरान इस पर देखिए एंथ्रासाइड कोल ग्रेन्स होंगे 0.5 से 1.2 mm तक। फाइन सैंड जो होते हैं वो 0.4 से लेके 0.6 तक होते हैं। फाइन ग्रेवल होगा, उसके बाद में लार्ज ग्रेवल होंगे। इसके पाइपलाइंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको एंथ्रासाइड कोल, फिर ये रहता है सिलिका, फिर ये कहलाता है ग्रेवल्स। ये रहता है एक सेल टाइप का बना होता है। इस सेल के ऊपर में एक लाइन आया रहेगा जहां से पानी को हम लोग इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पर एक बैक वॉश या फिर फ्लश वाटर टू वेस्ट के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो जनरली जब भी ये चार्जिंग के दौरान रनिंग के कंडीशन में याद रखना, रनिंग ऑफ फिल्ट्रेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली फॉर 20 आवर्स, मतलब इसको 20 घंटे के लिए हम लोग चलाते हैं। देन विल बी गो फॉर बैकवाश, और फिर इसको बैकवाश के लिए भेज देते हैं। तो जब रनिंग कंडीशन में रहेगा तो इसका पाइपलाइन कैसे रहेगा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रनिंग कंडीशन में पानी जो है अनफिल्टर्ड होके आएगा, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है, फिर एंथ्रासाइड कोल में जाएगा, फिर फाइन में, फिर ग्रेवल्स में जाएगा। उसके बाद पानी जो निकल के चला जाता है ये डीएम फिल्ट्रेशन वाटर जो है फिल्टर होके बाहर निकल जाता है। बट इसको बैक वॉश करते हैं तो याद रखना पानी को नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करा करके हम लोग इस बैक फ्लैश के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है। अब बैक वॉश के लिए यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, बैक वॉश का देखो, फिल्टर टू बी बैक वॉश इफ डीपी क्रॉस द फिल्टर गोज बियॉन्ड 1 kg per centimeter square, acknowledgement that the time of exhaust high dp for the filtration। मीन्स कि जब इसका डीपी मीन्स यहाँ पर डिफरेंशियल शो कर रहा है, देखो यहाँ पर बेड हाइट भी रहता है और कई बार डिफरेंशियल यहाँ पर शो करता है। तो डिफरेंशियल प्रेशर अगर इनलेट और आउटलेट का दोनों का अगर प्रेशर ज्यादा आ गया, मतलब 1 kg आ गया, तो वहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, उसको बैक वॉश के लिए भेज देते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
तो जो डीएमएफ का जो आउटलेट होता है उसकी टर्बिडिटी कितनी होगी, 2 NTU होगा, नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सेकेंड, मतलब कि एसीएफ हम लोग किसको बोलेंगे, एसीएफ मतलब होता है एक्टिव कार्बन फिल्टर, जो कि रिमूव एनी रेसिडुअल क्लोरीन इन फीड वाटर टू प्रोटेक्ट इन आयन एक्सचेंज रेजिन अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव अटैक फ्रॉम द क्लोरीन। मीन्स एसीएफ में हम लोग एक्टिव कार्बन फिल्टर का उपयोग करते हैं, जो कि क्या करेगा, रिमूव करेगा रेसिडुअल क्लोरीन को। चलिए यहां पर देख लेते हैं इसकी ऑपरेशन के बारे से। तो ऑपरेशन में देखिए जनरली दिखाया गया है कि एक ACF है, ACF मतलब एक्टिव कार्बन फिल्टर होता है। तो जब ये रनिंग रहेगा तो रनिंग के कंडीशन में क्या होगा, पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर आएगा और बैकवाश में नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जस्ट अपोजिट। तो रनिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा। इसमें केमिकल की अगर बात की जाए तो कौन से केमिकल का उपयोग करेंगे, तो जनरली यहां पर हम लोग इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं केमिकल को निकालने के लिए। वो केमिकल आपको इसके पहले मैंने बताया था, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। देखिए यहां पर जो रेसिडुअल क्लोरीन है इसको रिमूव करने के लिए हम लोग जनरली ACF का उपयोग करते हैं। रनिंग कंडीशन में जो ACF होता है वहां पर रनिंग कंडीशन में देखना ये 20 घंटे के लिए चलाया जाएगा और बाकी फिर बैकवाश के लिए भेज देता है। इसमें भी आपको डीपी के याद रखना है, डीपी जो है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके द्वारा जो आउटलेट वाटर है ACF के द्वारा, उसमें टर्बिडिटी 2 NTU से कमी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट के नाम से जाना जाता है। रेसिडुअल जो क्लोरीन है वो क्लोरीन को क्या कर देता है, पूरा नील कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस है आपका सैक क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड केटायन के नाम से जाना जाता है। एक्सचेंजर है ये एक प्रकार का सैक, स्ट्रॉन्ग एसिड केटायन के नाम से जाना जाएगा। हैव स्ट्रॉन्गली एसिड केटायन एक्सचेंज रेजिन विल बी रिमूव एक्शन ऑफ रिमूव केटायंस फ्रॉम कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। साथ ही साथ में NH4 ETC इत्यादि को क्या करता है, ये रिमूव करता है और ये क्या करेगा, इक्वल मिनरलाइजेशन एसिडिटी वाली वाटर को क्या करता है, ये भेजता है। क्लियर है, या फिर इक्वल मिनरल एसिडिटी वाटर को बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी ऑपरेशन के बारे से। अगर सैक की ऑपरेशन की बात की जाए तो सर्विस साइकिल में यहां पर क्या क्या चीज दिखाया गया है, देखिए जब वो पूरी तरीके से चार्ज रहेगा तो उस कंडीशन में चलो भुला गए ना, ठीक 10 मिनट में चले। सर्विस साइकिल में जब भी वो रहेगा तो उस समय हमको याद रखना है कि इस पर +H आयन्स होंगे केवल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड केटायन है मतलब कि प्लस आयन होंगे। अब ये रेजिन में क्या करते हैं, जैसे ही वाटर को डाला जाता है तो उसकी हार्डनेस क्या क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की सभी आयन्स जो इसके अंदर जाते हैं तो धीरे धीरे देखिए यहाँ पर कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, सोडियम आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पर अभी H+ आयन बचे हुए हैं हाइड्रोजन्स। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, H आयन्स यहाँ से प्लस आयन्स जो है रिमूव होके पूरा बाहर हो जाता है। तो जैसे ये बाहर हो जाएगा मतलब कि इसका रीजनरेशन करना जरूरी हो जाएगा या बैक वॉश करना जरूरी हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको रीजनरेट कर देते हैं। इसको रीजनरेट करने के लिए आपको जनरली आयंस की उपयोग